पीपीएफ या एनपीएस कौन सा ज्यादा बेहतर है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। एनपीएस को एक वीडियो में समझाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उस पर मैंने एक डिटेल्ड सीरीज कर रखी है, चाहे तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम या पीपीएफ किसका चुनाव आपको करना चाहिए। पैरामीटर्स के बेसिस पे हम पूरा कंपैरिजन करेंगे और एंड में एक कैलकुलेशन करके ये भी बताएंगे कि कौन सा आपके लिए ज्यादा सूटेबल होगा। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। कोई भी इंडियन सिटीजन पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनआरआई अलाउड नहीं है पीपीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए। नेशनल पेंशन स्कीम में कोई भी 18 से 70 ईयर्स के बीच में है वही अप्लाई कर सकते हैं। एनआरआईज भी एलिजिबल होते हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, जबकि पीपीएफ में माइनर्स भी अप्लाई कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर गार्जियन। मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर ले तो पीपीएफ और एनपीएस दोनों में ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए की है, जबकि मैक्सिमम पे पीपीएफ में कैपिंग है। यहाँ पर आप 1.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप 1.5 लाख से ऊपर पैसे डालेंगे ना तो उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो बेटर है उसे कहीं और पे इन्वेस्ट कर दे। एनपीएस के केस में कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात कर ले तो पीपीएफ में 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। एनपीएस तो है ही रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, तो यहाँ पे जो लॉक इन पीरियड होता है वो 60 ईयर्स तक का होता है। 60 ईयर्स के बाद ही आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। रिटर्न्स की बात कर ले तो पीपीएफ में फिक्स रिटर्न्स होते हैं। ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, तो यहाँ पे रिटर्न्स आपको पहले ही बता दिए जाते हैं। करंटली 7.1% के रिटर्न्स यहाँ पे चल रहे हैं, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे रिवाइज होते रहते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम की बात कर ले तो ये मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जहां पर रिटर्न्स फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको 8 to 12% तक के रिटर्न्स आराम से मिल जाते हैं। रिस्क की बात करें तो पीपीएफ में तो कोई रिस्क नहीं है, आराम से इन्वेस्ट कीजिए। आपको स्टार्टिंग डे से ही पता होगा कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा मैच्योरिटी के बाद में। एनपीएस में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे स्लाइटली लो रिस्क होता है, लेकिन वो भी नेग्लिजिबल होता है। प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करें, अगर आपको मैच्योरिटी से पहले ही पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है तो क्या आप बीच में भी पैसे निकाल सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम के केस में आप 3rd ईयर ऑनवर्ड से पार्शियल विड्रॉल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद में आप मैक्सिमम 25% ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन ही विड्रॉ कर सकते हैं। योर कॉन्ट्रीब्यूशन से मतलब है कि नेशनल पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अगर आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो वो अमाउंट आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, वो केवल पोस्ट रिटायरमेंट ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 विड्रॉल्स अलाउड है। अगर आपका अकाउंट टियर 2 में है तो वहां पर तो फुल विड्रॉल अलाउड होता है, क्योंकि दे आर जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स। एक्सटेंशन की बात कर ले तो मान लीजिए 15 ईयर्स के बाद भी पीपीएफ से मैं पैसे नहीं निकालना चाहती हूँ और मैं उसको एक्सटेंड करना चाहती हूँ और इंटरेस्ट का लाभ भी उठाना चाहती हूँ। उस केस में मैं ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स में कितनी बार भी एक्सटेंड कर सकती हूँ। एनपीएस के केस में आप मैक्सिमम 10 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट की बात कर ले तो पीपीएफ में बहुत ही अच्छे टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं। पीपीएफ EEE की कैटेगरी में आता है, जिसका मतलब है एग्जेम्प्ट। आप जितना कंट्रीब्यूट करते हैं उस प्रिंसिपल अमाउंट पे भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। जितना इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होता है उस पे भी आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते। मैच्योरिटी के टाइम में भी वो एग्जेम्प्टेड होता है। पीपीएफ के केस में आप अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख तक के अमाउंट पर डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। एनपीएस की बात कर ले तो यहाँ पर 3 टैक्स बेनिफिट्स हैं जो कि इस स्कीम को काफ़ी लिक्रेटिव बनाती है। 80C के अंडर में 1.5 लाख तक के अमाउंट पर तो आप डिडक्शंस क्लेम कर ही सकते हैं। एडिशनल 50,000 रुपीज़ तक के अमाउंट पर आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 CCD 1B। और अगर आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है तो भी आप उस अमाउंट पर डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। लिमिट होती है 10% ऑफ बेसिक एंड DA, और ये अंडर सेक्शन आता है 80 CCD 2। फंड मैनेजमेंट की बात कर ले तो एनपीएस में फंड मैनेजर्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपके पैसों को मैनेज करते हैं। पीपीएफ फिक्स रिटर्न स्कीम है, यहाँ पे कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है। अकाउंट ओपनिंग की बात कर ले तो पीपीएफ का अकाउंट आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके खुलवा सकते हैं। एनपीएस के केस में आप किसी बैंक पे जा सकते हैं, पीओपी या ईएनपीएस की वेबसाइट पे जाकर भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पीपीएफ में क्या अलाउड है? नहीं, पीपीएफ में एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, जबकि एनपीएस के केस में एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउड है। प्लेजिंग अगेंस्ट लोन की बात कर ले, मान लीजिए आपको लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है और वहां पे एज अ सिक्योरिटी आपको कुछ शो करना है, तो आप अपने पीपीएफ अकाउंट को एज अ सिक्योरिटी शो कर सकते हैं।
एनपीएस एक मार्केट लिंक स्कीम है, यहाँ पे रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, इसलिए आप इसको प्लेज भी नहीं कर सकते हैं एज सिक्योरिटी इन दी बैंक। हमने बात की थी कि नेशनल पेंशन स्कीम के केस में इक्विटी एलोकेशन होता है, लेकिन इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिस्क हाई होते हैं, रिस्क लो होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया। एनपीएस के केस में क्या होता है कि जब तक आपकी एज 50 ईयर्स है तब तक आप मैक्सिमम इक्विटी जो कि 75% है वो चूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वो फंड इक्विटी के एक्सपोजर को ऑटोमेटिकली कम करता रहता है। इस चार्ट से आपको अंदाजा लग जाएगा कि एज के हिसाब से मैक्सिमम इक्विटी एलोकेशन कितना होना चाहिए, ताकि जब आप रिटायरमेंट एज में पहुंचे तो आपका पैसा सेफ रहे, इसीलिए ऐसा किया गया है। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे, कैसे डिसाइड करें कि एनपीएस में इन्वेस्ट करें या पीपीएफ में इन्वेस्ट करें। कंसिडर करते हैं कि आप हर मंथ 10,000 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। अगर आपकी एज 30 ईयर्स है तो नेक्स्ट 30 ईयर्स में आप रिटायर हो जाएंगे, तो ड्यूरेशन ऑफ गोल हो गया 30 ईयर्स। तो पीपीएफ में कैलकुलेट करके देखते हैं कि हम आफ्टर 30 ईयर्स कितना सेव कर लेंगे। तो पीपीएफ में रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज होते रहते हैं। करंटली 7.1% तक का चल रहा है, लेकिन पास में 8% तक गया है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नेक्स्ट 30 ईयर्स में मिल जाएगा। तो उस हिसाब से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये देखेंगे कि टोटल वैल्यू जो हमें मिलेगी पोस्ट रिटायरमेंट वो हो जाएगी 1,35 लाख के अराउंड में। अब एनपीएस में सेम अमाउंट को कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पर हम एवरेज रिटर्न्स लेकर चलते हैं 10% के, जो कि आपको मिल जाएंगे। 10% एवरेज रिटर्न्स पे टोटल वैल्यू जो आपकी इन्वेस्टमेंट की हो जाएगी वो होगी 2,27,93,000 रुपीज, विच कम्स अराउंड 2,28 लाख रुपीज। अगर आप इसमें से 60% विड्रॉ कर ले, जो कि मैक्सिमम लिमिट होती है लमसम की, तो वो भी हो जाता है 1.36 करोड़। और उसके बाद जो भी पैसा बचेगा उसकी आपको लाइफ टाइम एन्युटीज मतलब पेंशन मिलती रहेगी। तो यहाँ पे आपने जो लमसम विड्रॉ भी किया ना वो भी ज्यादा है पीपीएफ के कंपैरिजन में। तो अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि पीपीएफ का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, एनपीएस का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। दोनों को हम एक सेम बॉक्स में फिट नहीं कर सकते हैं। पीपीएफ को आप यूज कर सकते हैं बच्चे के एजुकेशन प्लानिंग के लिए, जो कि आफ्टर सर्टेन ईयर्स है और आप चाहते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लॉक इन पीरियड रहे, ताकि आप उन पैसों को विड्रॉ ना कर सके और वहां पर आप सिक्योरिटी भी चाहते हैं, तो पीपीएफ एक अच्छा ऑप्शन है। नेशनल पेंशन स्कीम रिटायरमेंट के लिए बहुत ही एक्सीलेंट स्कीम है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट रिटायरमेंट आपको लमसम भी मिल जाता है, आपको लाइफ टाइम एन्युटीज भी मिल जाती है, 3 टैक्स बेनिफिट भी मिल जाते हैं, तो उससे भी आप एडिशनल सेविंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से पीपीएफ और एनपीएस दोनों को ही अपने सेपरेट एडवांटेजेस है। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।